केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस समय त्रिपुरा में है, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर पहले उन्होंने विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। इस रैली में उन्होंने कांग्रेस और वाम दलों दोनों पर जमकर निशाना साधा। मैदान बनाए, एक टर्फ का मैदान बनाया, 20 करोड़ रुपया खेलों के लिए लगाया और कई प्रकार के विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं इतना ही कहना है। गत चुनाव में हम लड़े थे, त्रिपुरा मोथा तो था ही नहीं, कांग्रेस भी लड़ रही थी, कम्युनिस्ट भी लड़ रहे थे। इस बार कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों इकट्ठा होकर आए और त्रिपुरा मोथा भी इनके समर्थन में लगी है। मैं आप सभी को करबद्ध निवेदन करने आया हूं, अगर त्रिपुरा को हमने 5 साल में शांति दी, कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को सुधारने का काम किया है और इसके साथ साथ त्रिपुरा को एक समृद्ध प्रदेश बनाना है, तो एक और 5 साल आप नरेंद्र मोदी जी को दीजिए। नॉर्थ ईस्ट में सबसे समृद्ध प्रदेश हम त्रिपुरा को बनाएंगे। और मैं मेरे आदिवासी भाइयों बहनों को भी कहना चाहता हूं, जो झूठे वादे कर आपके वोट प्राप्त करना चाहते हैं, वो कम्युनिस्टों के साथ बैठे हुए हैं, उनके झांसे में मत आइएगा। आदिवासी समाज का विकास अगर कोई कर सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने पूरे देश को गौरव दिलाने का काम किया है, पूरे देश को सुरक्षित करने का काम किया है। मुझे बताइए, धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? जोर से बोलिए, हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलिए, हमारा है या नहीं है? ये कम्युनिस्ट और कांग्रेस अब तक वोट बैंक की लालच में धारा 370 को हटाते नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने पलक झपक कर 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को हटाकर हमेशा के लिए कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने का काम। मुझे बताओ, माताओं, भाइयों, बहनों, अयोध्या में श्री राम का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलिए, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? अब तक लटका कर, भटका कर, अटका कर बैठे थे। नरेंद्र मोदी जी ने एक दिन सुबह वहां जाकर भूमि पूजन कर दिया और भव्य राम मंदिर बनने की शुरुआत हो गई है। मित्रों, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। पाकिस्तान को भी जब जब आतंकवादी भेजे सर्जिकल स्ट्राइक, और हम आपको सीधे लिए चलते हैं टुमकुरू, कर्नाटका, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन कर रहे हैं। खास कितना महत्वपूर्ण, और रक्षा क्षेत्र में जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो उसके लिए कितना बड़ा ये कदम देख रही नंदिता? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है, हैल हेलीकॉप्टर यूनिट टुमकुरू। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हेलीकॉप्टर के क्षेत्र में भारत को न केवल बड़े रूप में आत्मनिर्भर बनाना, बल्कि कोशिश यह है कि जो हमारी सुरक्षा की जरूरतें हैं, भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, उसके अलावा ओएनजीसी और उत्तर पूर्व में सिविल में इस्तेमाल होने के लिए हेलीकॉप्टर भी, चाहे आप एलसीएच की बात करें, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की बात करें, लाइट अटैक हेलीकॉप्टर की बात करें, या फिर एलसीए की बात करें, बहुत बहुत कोशिश यही है कि भारत में ही बने ये हेलीकॉप्टर और इनका और विस्तार हो। इसके अलावा आपको याद होगा दिसंबर 2016 में एलयूएच का निर्माण हो या कामोव 226 हेलीकॉप्टर्स के निर्माण की बात हो, भारत में ही कोशिश यही है कि भारत बड़े तरीके से आत्मनिर्भर बने हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में। बड़ी हाई स्पीड पर जैसे काम होता है, और ये जो कारखाना है ये स्टैंडर्ड 4 इंडस्ट्री स्टैंडर्ड यानी कि सबसे हाई टेक्निक, और इस कारखाने के अंदर
अगले 20 ये तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है और HAL के CMD जिनका कल हमने ये ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर कारखाना है। हेलीकॉप्टर बनाने की क्षमता और इकोसिस्टम, पूरे देश में इस इकोसिस्टम को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। रक्षा मंत्रालय ने यह बताया है कि अगले 20 वर्षों में 4 लाख करोड़ रुपए के कारोबार के साथ 1000 से अधिक हेलीकॉप्टर यहां बनेंगे। तो ये लगभग 615 एकड़ भूमि में इस फैक्ट्री की शुरुआत हो रही है LUH के साथ, यानी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के साथ। LUH स्वदेशी डिजाइन पर बना है, स्वदेशी है पूरी तरह से, और ये 3 टन कैटेगरी का है, सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर है। शुरुआत में इस फैक्ट्री में हर साल करीब 30 हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे, फिर हर वर्ष इसकी क्षमता को और बढ़ाया जाएगा। प्रयास यह है कि पहले 30 से 60, फिर 60 से 90 हेलीकॉप्टर यहां बने। HAL के मुताबिक, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के मुताबिक, LUH का फ्लाइट टेस्ट सफल तरह से हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं कि उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की इस टुमकुरू फैक्ट्री का उन्होंने उद्घाटन किया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्री है, एशिया की सबसे बड़ी, न केवल भारत की बल्कि एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर यूनिट के रूप में 615 एकड़ भूमि में इसे बनाया गया है। इसका जो फेज 1 ऑपरेशन है, ये इसमें जो हेलीकॉप्टर का जो स्ट्रक्चरल असेंबली होती है, यानी मेन हेलीकॉप्टर की बॉडी, वो असेंबली लाइन फैसिलिटी, फिर हेलीपैड जहां से हेलीकॉप्टर टेक ऑफ और जहां लैंड करता है, इसके अलावा फ्लाइट हैंगर, ATC, इक्विपमेंट बिल्डिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, वो सब यहां पर बनकर यहां तैयार है। और इंडस्ट्री 4.0 नॉर्म्स, यानी जो सबसे अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर बनने की क्षमता है, वो यहां बन रही है। और प्रधानमंत्री बहुत करीब से लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की, पहले उनके हाथ में एक मॉकअप है और फिर पीछे उनके वो हेलीकॉप्टर है। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। CMD R माधवन उनके साथ है। तो LUH यहां सबसे पहला हेलीकॉप्टर यहां बन भी रहा है और यह भारतीय सेनाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, बहुत दूर दराज के इलाकों में, चाहे आप लद्दाख की बात करें या 14 कोर, 15 कोर, 16 कोर, यानी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, नगरोटा, उधमपुर, कश्मीर का इलाका हो या सुदूर उत्तर पूर्व का बहुत ही दुर्गम इलाकों में भारतीय सेना की तैनाती है। और चाहे जवानों को ले जाना हो, रसद सामग्री पहुंचानी हो, कैजुअल्टी इवैक्यूएशन करना हो, इन हेलीकॉप्टरों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। 30 LUH लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर हर वर्ष यहां बनेंगे। और KA-226 अब रक्षा मंत्रालय से हरी झंडी मिलते ही टुमकुरू में ये कामोव हेलीकॉप्टर भी बनेंगे। ये भारत और रूस का जॉइंट वेंचर होगा। इसके लिए इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट हो चुका है कि 200 इस तरह के हेलीकॉप्टर बनेंगे। 135 भारतीय सेना के लिए होंगे, 65 भारतीय वायुसेना के लिए होंगे और इसके लिए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी हो रही है। वो भी करीब 20,000 करोड़ रुपए की का मसौदा था, जिसके बारे में उस समय की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में इसकी जानकारी दी थी। लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण है वो LUH लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का है। 180 LUH HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को उम्मीद है 180 ये हेलीकॉप्टर भारतीय सेनाओं में पहले आएंगे। 1500 करोड़ रुपए से 2000 करोड़ रुपए लागत की ये है, लेकिन ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए भूमि कर्नाटक का सरकार ने दी थी 615 एकड़ भूमि। और जो सेकंड फेज है वो और भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उसमें चाहे वो इंजन फैसिलिटी हो या फिर कार्बन फिलामेंट हो या कंपोजिट फैक्ट्री हो, उसकी अलग अलग फैक्ट्री किस तरह से उस हेलीकॉप्टर को और हल्का बनाया जा सकता है, सक्षम बहुत हो, ताकतवर बहुत हो, इंजन पावरफुल हो, लेकिन
हल्का हो ताकि ज्यादा सामान उसमें ले जाया जा सके, यह बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर भारत को एक बड़ी सामरिक शक्ति के रूप में उभरना है न केवल एशिया में बल्कि विश्व में, तो यह निर्माण भारत में ही होना बहुत आवश्यक है। भारत में अभी हेलीकॉप्टरों की जरूरत बहुत ज्यादा है, सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों को। फ्रांस में बने एलुएट हेलीकॉप्टर, जिन्हें चीता और चेतक कहते हैं, वो एक तरह से रीढ़ की हड्डी थे भारतीय सेना के दशकों तक, लेकिन उनको अब क्योंकि बहुत पुराने हो चले थे और सिंगल इंजन से कुछ लोगों का ऐसा भी मानना था कि और ताकतवर या ट्विन इंजन या सिंगल इंजन भी हो तो नए वाले जिनमें फेल सेफ मैकेनिज्म और महत्वपूर्ण हो, उन हेलीकॉप्टरों को स्वदेश में उनका निर्माण करना बेहद आवश्यक है और उस दिशा में यह बहुत महत्वपूर्ण कदम है। लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर भारतीय सेनाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, चाहे आप कारगिल की ऊंचाइयों की बात करें या फिर सियाचिन की, लद्दाख की, या सुदूर उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश हो, सिक्किम हो या और सीमावर्ती इलाके हो। तो बड़ी खबर, यह बहुत महत्वपूर्ण खबर है, इस पर लगातार रहेगी नजर। लेकिन तो भारत का इतिहास सही मायने में जनता जाने, यही प्रयास। डिजिटल लाइब्रेरी के लिए बजट में प्रावधान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, भारत में डेटा दूसरे देशों के मुकाबले बहुत सस्ता है और इसका लाभ लोगों को मिलेगा। शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार हो, यह प्राथमिकता है सरकार की। बजट आज तक में धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा बयान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री कह रहे हैं जितनी जल्दी जमीन पर उतरे राष्ट्रीय शिक्षा नीति उतना ही लाभ होगा देश को। भारत का इतिहास सही मायने में जनता जाने, भारत के वीरों के बारे में, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, ये भारत के जो लोग जाने, यही सही होगा और यही उनका प्रयास रहेगा। और रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर, इस समय तुर्की से आ रही है। टर्की में एक बार फिर एक बड़ा भूकंप आया है और यह भी रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.8 आंकी गई है। टर्की और सीरिया में आए इस विनाशकारी भूकंप में अब तक 1300 लोगों के मारे जाने की खबर है और दुर्भाग्यवश यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। रिक्टर स्केल पर 7.8 की तीव्रता वाले भूकंप ने दक्षिण टर्की और उत्तरी सीरिया में भारी तबाही मचाई है और अभी जो आंकड़े आ रहे हैं ये केवल प्रारंभिक आंकड़े हैं। इनमें 3000 से ज्यादा बड़ी इमारतें, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स, बहुमंजिला इमारतें पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं। हजारों लोगों के इस समय मलबे में फंसे होने की आशंका है। तुर्की में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुर्की की मदद के लिए हर संभव प्रयास का ऐलान किया है। सरकार ने यह कहा है कि एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के 100 सदस्यों की 2 टीम, डॉग स्क्वाड, मेडिकल टीम, राहत सामग्री, इन सब को भेजने का निर्णय कर लिया गया है। ये इस समय हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। दक्षिण तुर्की और उत्तरी सीरिया की है ये तस्वीरें, जिसमें अब तक जो विनाशकारी भूकंप एक के बाद एक 2 झटके और दोनों 7.8 तीव्रता के, इसमें 1300 लोगों के मारे जाने की आशंका है। ये रिपोर्ट देखिए। विनाशकारी भूकंप से दहले 2 मुल्क, टर्की से सीरिया तक सिर्फ तबाही, धरती कांपी, सैकड़ों इमारतें जमींदोज, भूकंप से सैकड़ों की मौत। लगातार बढ़ रहा है मौतों का आंकड़ा। एयरपोर्ट का बुरा हाल, फट गया रनवे। भूकंप के लिहाज से फॉल्ट लाइन पर मौजूद टर्की की ये तस्वीरें डराने वाली हैं। सोमवार की सुबह नए हफ्ते की शुरुआत में इस इमारत में सोए लोग उठ भी नहीं पाए थे कि अचानक धरती कांपी और ये इमारत धूल में मिल गई।
तस्वीरें देखकर लोगों की चीख निकल गई। इस इमारत में कई मंजिलें थी और शायद ही किसी को इमारत से निकलने का मौका मिला हो। फ्लैटों की लाइट जलती दिख रही थी और फिर इमारत कुछ इस तरह गिरी मानो इसको ब्लास्ट से उड़ाया गया। फिर देखिए कैसे ये इमारत भूकंप के असर से कुछ सेकंड के भीतर गिर गई। और ये डरावनी तस्वीरें तुर्की के हाताय एयरपोर्ट की हैं। भूकंप से पूरे रनवे की धरती फट गई, बड़ी बड़ी दरारें बन गई और इस पर सिर्फ मलबा ही मलबा दिख रहा है। रनवे का इतना बुरा हाल हो गया कि ये इस्तेमाल के लायक नहीं रहा। टर्की में भूकंप के बाद हर तरफ मलबा फैला है, चीख पुकार मची है, हर तरफ मलबे के ढेर ही ढेर है। टर्की और सीरिया दोनों भूकंप से दहल गए हैं, लेकिन आज के भूकंप का असर कई देशों में देखा गया। जरा दुनिया के नक्शे पर देखिए कहां कहां भूकंप ने तबाही मचाई है। टर्की के साथ साथ लेबनान, सीरिया, साइप्रस, इजराइल और फिलिस्तीन तक इस विनाशकारी भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की भयावहता इस बात से समझिए कि इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.8 मापी गई। भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे और टर्की के शहर गाजियानटेप से 33 किलोमीटर दूर था। अभी नुकसान का पूरी तरह अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि माना जा रहा है कि सैकड़ों लोग अभी मलबे के भीतर दबे हैं। भूकंप के इस झटके से इतना नुकसान हुआ है कि तय है इससे उभरने में लंबा वक्त लगेगा। आज तक ब्यूरो।